वेलकम बैक टू द स्पिल घी चैनल भाइयों। वंस अगेन आज मैं बॉलीवुड गॉसिप का घी जो है वो स्पिल करने वाला हूं, तो अपनी अपनी रोटियां घी से चुपड़ने के लिए तैयार रहना। आज का टॉपिक है हाउ बॉलीवुड इज टर्निंग इंडियन वुमेन इनटू टॉक्सिक फेमिनिस्ट्स। इट्स अ वीडियो बाय निकिता ठाकुर। लेट्स वॉच दिस। बॉलीवुड फिल्में इंडियन लड़कियों को टॉक्सिक फेमिनिस्ट बना रही है। ये है अंकिता, एक 21 साल की लड़की जो शुगर बेबी है एक 49 साल के आदमी निखिल की। जब उससे सवाल पूछा गया कि वो इतने बड़े आदमी के साथ रिलेशनशिप में क्यों आई, उसका कहना था मैं काफी हेल्पलेस थी, अकेली पड़ गई थी और मेरे पास जॉब भी नहीं था, यानी कि सिर्फ पैसों के लिए। मेरी फैमिली की खुशी के लिए निकम्मी है, ले देके ऐसे बोलो मैं निकम्मी हूँ, मेरा काम करने में दिल नहीं लगता, तो मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए था जिसका दिमाग सॉर्टेड होगी। अरे मुझे प्यार व्यार नहीं चाहिए ना, मुझे 39 साल की उम्र में प्यार मिलना, जो भी आएगी एट दिस पॉइंट उसको मेरा पैसा चाहिए, मेरी लग्जरी चाहिए एंड आई एम कूल विद इट, क्योंकि मुझे तो आज तक वैसे ही प्यार मिला नहीं है। वर्क्स फॉर बोथ ऑफ यू। खुश रहना जरूरी है। ये जवाब था गुरुग्राम की एक मैरिड औरत का जब उसके हुकअप पार्टनर ने उससे पूछा कि तुम शादीशुदा होते हुए भी मेरे साथ हुकअप क्यों कर रही हो, अपने हस्बैंड को चीट क्यों कर रही हो, हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, हैविंग सेक्स आउटसाइड ऑफ द मैरिज, हैविंग अ शुगर डैडी जो तुम्हारे सारे अय्याशों के पैसे भरे। ये सब कुछ इंडिया में काफी ज्यादा कॉमन होते जा रहा है एंड द स्टैट्स आर वेरी कंसर्निंग। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार अगर शुगर डैडी अब्यूज करे फिजिकली तो गाइस वो अब्यूज में काउंट होगा कि डार्क रोमांस में? इफ एनीवन नोज अबाउट दिस लेट मी नो। 40% इंडियन वाइफ्स अपने हस्बैंड के अलावा बाकी मेन के साथ रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है और एक दूसरे सर्वे से ये पता चला कि हर 10 में से 7 मैरिड औरतें अपने हस्बैंड्स को बस इसीलिए चीट करती है। What? 7 out of 10 women, 7 out of 10, that 70% said they cheated because their husbands were not involved in domestic chores. That has to be the dumbest shit that I've ever read. ये दुनिया का सबसे डम आर्गुमेंट है भाई, क्योंकि वो घर के कामों में उनकी मदद नहीं करते। Now, who is to blame? Well, हम चाहे या ना चाहे, I mean, think about it. एक आदमी बाहर की दुनिया से आता है, वो ऑफिस में, और इंडिया का इतना खराब ऑफिस कल्चर है ना भाई, स्पेशली कॉर्पोरेट्स में, कि अनलेस आपकी सरकारी जॉब है आप 5 बजे 5:30 बजे घर नहीं आ सकते। वो भी एक छोटे शहर में शायद पॉसिबल है, बड़े शहर के ट्रैफिक में तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर एक आदमी सुबह 9 बजे घर से निकल रहा है और वो 7 बजे, वो 8 बजे या 9 बजे वापस घर में घुस रहा है, तो उससे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो घर आके आपको हाउस चोर्स में हेल्प करेगा? अनलेस आप दोनों वर्किंग हो। मैं समझता हूं कि एक बार कोई करे एक बार कोई करे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग को बांटनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप दोनों ही अपने आप को वर्क प्लेस में घिस रहे हो। उस डायनामिक में मैं इस आर्ग्यूमेंट को समझता हूं, बट तब भी चीटिंग जस्टिफाइड नहीं है। और अगर मैं ट्रेडिशनल डायनामिक से जाऊं, अगर एक औरत हाउसवाइफ ही है, which is probably why she is getting this time to cheat with the men, जो sweet talk करके उसको ये बताते हैं कि नहीं यार आपका हस्बैंड तो टॉक्सिक है यार, मैं होता तो मैं आपको ऐसे ट्रीट ना करता। अगर ये औरतें ऐसा कर रही हैं तो भाई आपका दिमाग कहाँ गया है? आपका जॉब और आपके पति का जॉब जब आप अपनी अपनी जगह कंप्लीट करते हो, तब पूरा मैरिज का जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलता है। मैंने आज तक आदमी को तो नहीं सुना ये बोलते हुए कि भाई तुम मुझे ऑफिस जॉब्स के साथ हेल्प नहीं करती हो, ये लो मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, बिकॉज यू कांट डू इट फॉर हिम। आई मीन आई कैन गो डीपर इनटू दिस आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्लेन टू यू बाय एन एनालॉजी, जिससे मैं इस चीज को समझ पाया हूं, बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन, बाद में करते हैं काम। बॉलीवुड इंडियन गर्ल्स का ब्रेन वॉश कर रही है, क्योंकि बॉलीवुड जिस तरीके से अपने मूवीज में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन दिखा रही है, उसमें काफी मेजर फ्लॉज है। कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? मुक्ति प्राप्त की क्या होता है भाई? ये तो कोई भूत थोड़ी चिपट रहा है जिससे मुक्ति प्राप्त करनी है। I was 20. Oh damn. Nobody stays virgin at this age, Rukul. Nobody stays virgin for this long. 2022 में रिलीज हुई मूवी वर्जिन भानुप्रिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज है कि यंग गर्ल्स को अपना वर्जिनिटी जितना जल्दी हो सके लूज कर लेना चाहिए, भले ही फोर्सफुली क्यों ना करना पड़े। आपका लूज हो जाएगा।
रुको, मुझे एक बहुत ही अजीब मीम याद आ गया, रुको मैं। तो एक बंदा है, वो ना अजीब से चैलेंजेस करता है लोगों के साथ और उसके बाद उनको चीज पिज्जा देता है अगर वो जीत जाते हैं तो। मैं तुम्हें उसका मीम दिखाता हूँ, एक भाई ने रिक्रिएट किया वो। एक्सक्यूज मैम, मैम ये इमोजी देख के वर्ड बताते हैं तो आपको सही जवाब मिलेगा। चीज पिज्जा मिलेगा, आप सही जवाब बताते हैं तो। क्या है ये? डोर है, बेल, डोर बेल। कांग्रेचुलेशन मैम, आप जीतती हैं, आपको चीज पिज्जा मिलता है। थैंक यू। ऐसे ही क्वेश्चन का जवाब देना चाहेंगे, ऐसे ही रहेगा। क्या है ये? गलत जवाब होगा तो आपका लूज हो जाएगा। सॉरी, आपका ये चीज पिज्जा लूज हो जाएगा गलत जवाब होगा तो। क्या है ये? पीच वाटर, पीच वाटर। क्या नाम रहेगा मैम आपका? उदित्या। आप गेम के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? क्या गेम के बारे में? ठीक है, आपका लूज हो गया मैम, ये आपका गलत जवाब था, लूज हो गया पिज्जा। आपका लूज हो गया मैं। ये जो ये पीच और वाटर था, इसका क्या आंसर है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इसमें लिटरली एक सीन है जिसमें एक्ट्रेस मेल लीड को सेक्स करने के लिए फोर्स कर रही है, सेइंग अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो। ये गौतम गुलाटी है क्या? गौतम गुलाटी को किसी को फोर्स नहीं करना पड़ा। जिसने बिग बॉस देखा है इस आदमी के सीजन का, उसको पता है भाई, इसने घर में किसी को नहीं छोड़ा। कभी नहीं तो कभी। आप अभी रिसेंटली रिलीज हुई थैंक यू फॉर कमिंग मूवी भी देख लो। पूरी मूवी इस पे बेस्ड है कि भूमि के कैरेक्टर को ऑर्गेज्म फील करना होता है, जो वो फाइनली कर भी लेती है। लेकिन जब उसके फ्रेंड्स उसको पूछते हैं कि वो लड़का कौन था, तब वो ये बोलती है। चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी, राहुल के साथ भी थी, और वो रबड़ी वाले के साथ भी थी। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, एक लड़की डेफिनेटली ऑर्गेज्म डिजर्व करती है और ये मैसेज इस मूवी में जो कम्युनिकेट किया गया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑर्गेज्म चाहिए तो रैम्पेंटली तो रबड़ी वाले से कौन चिपकता है भाई? डिफरेंट पार्टनर्स के साथ सेक्स करो, ये मैसेज किस हद तक सही है? एंड हैविंग सेक्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है? इन दोनों भी मूवीज में अगर आप देखोगे तो फीमेल What happened to sex therapy? What happened to guiding each other in the bed? What happened to communicating कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है? What happened to कि यार I think you need to do Kegels? What happened to all of that भाई? What happened to visiting a urologist or a gynecologist? What happened to all of that? ये कौन सा solution है भाई? ये कौन सा solution है इस चीज का? लीड को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, एक ट्रू सिंबल ऑफ फेमिनिज्म बताया जा रहा है। थैंक यू फॉर कमिंग का तो पूरा मार्केटिंग ही फेमिनिज्म छोड़ दो, स्मैशिंग पेट्रियार्की के अराउंड बेस्ड था। Best way to smash patriarchy is by getting your cheeks clapped. Best way to smash patriarchy भाइयों, and I support this message भाई। मेरे सारे भाइयों के लिए I support this message। माँ की आंख पेट्रियार्की की भाइयों, माँ की आंख। मैं सड़कों पर प्रोटेस्ट करूंगा इस मैसेज को सपोर्ट करने के लिए। is to achieve something. मतलब मूवी में क्या बताया जा रहा है? I have achieved high body count. That's my achievement. स्मैशिंग पेट्रियार्की, इसके बीच में मेरे हिसाब से कोई रिलेशन नहीं है। What do you think about this? कमेंट करके जरूर बताओ। I think ये बहुत ही अमेजिंग मैसेज है, इसको स्प्रेड करना चाहिए क्योंकि आदमियों का क्या ही नुकसान है भाई। पेट्रियार्की ऐसी स्मैश करो कि दोनों तरफ का फायदा। ऑल्सो 2016 की हिट मूवी डियर जिंदगी भी काफी सेलिब्रेट की गई थी फॉर इट्स मैसेज ऑन मेंटल हेल्थ, लेकिन उसमें भी एक काफी टॉक्सिक बिहेवियर था जिसे मेरे हिसाब से ज्यादा लोगों ने नोटिस भी नहीं किया। मूवी में आलिया का कैरेक्टर कायरा अपने चाइल्डहुड लव सिड को चीट करती है। Hey, I slept with Raghavendra. और रघुवेंद्र नाम के फिल्म मेकर के साथ हुकअप करके उससे अटैच हो जाती है। लेकिन फिर रघुवेंद्र जब उस पे चीट करके किसी और से शादी कर लेता है, किसकी मंगनी हो गई? रघुवेंद्र की। कब? पिछले हफ्ते। तब ऐसा रघुवेंद्र ended up being the manifestation of karma itself। रघुवेंद्र ने कहा मैं जस्टिस अपने हाथों में लेता हूँ, वन फॉर द ब्रोज। बताया गया है मूवी में कि कायरा ट्रॉमा में चली जाती है और फिर पूरी मूवी उसी के बारे में है कि वो Bro. अपने ट्रॉमा से कैसे हील करती है। सो बेसिकली कायरा को विक्टिम बताया गया है, जबकि चीटिंग तो कायरा ने भी सिड के साथ की, पर पूरी मूवी में
उस पर इतना हाईलाइट नहीं किया गया। क्या इसका मतलब ऐसा है कि लड़की के साथ हुआ तो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, पर वही किसी मेल के साथ हुआ तो सब कुछ ओके है? एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उसके पहले डोंट यू थिंक वुमेन का ऐसा सो कॉल्ड बोल्ड पोर्ट्रेयल वुमेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी डेंजरस हो सकता है, स्पेशली साइबर क्राइम एंड कॉल फ्रॉड्स के लिए, जिसके प्राइम टारगेट्स काफी बार औरतें होती है। इसीलिए अभी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि इंडियंस जितना हो सके स्पैम और अनवांटेड कॉल्स अवॉइड करें। लेकिन तुम्हें पता है यार, बहुत केयरफुल हो जाओ, क्योंकि मैं रिसेंटली इसके बारे में कुछ पढ़ रहा था। दिल्ली में ना मिसिंग लोगों की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं पिछले कुछ 1-2 सालों में, और उसको कहीं ना डेटिंग ऐप से कनेक्ट किया जा रहा है। आजकल डेटिंग ऐप्स पे बहुत ज़्यादा फेक जो है प्रोफाइल्स बनने लग गई हैं, और लड़कियां डेट्स पे पहुंचती हैं। कई बार लड़कों को कैटफिश कर लिया जाता है और वो जगह पे पहुंचते हैं, डेट पे पहुंचते हैं, एंड दे गो मिसिंग। लेटर ऑन उनकी बॉडीज मिलती हैं बट बिना ऑर्गन्स के। तो आप कहीं भी जहाँ जाने वाले हो बहुत केयरफुली जाओ, क्योंकि ये जगह हमेशा से ही बर्बाद है और अब मॉडर्न दुनिया में और बर्बाद होती जा रही है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, एक और काफी कंट्रोवर्शियल वेब सीरीज का एग्जांपल लेते हैं। मेड इन हेवन में लीड एक्ट्रेस तारा अपने ऑलरेडी एंगेज बॉस को सेड्यूस करती है और उस एक्ट को रिकॉर्ड करके वो बॉस को अपनी शादी तोड़ के प्रमोशन मांगती है, डेफिनेटली प्रमोशन मांगती है, उससे शादी करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन फिर उसका हस्बैंड उस पर है। अबे तारा का दिमाग घुटनों में है भाई क्लियरली, और घुटने उसके घिस चुके हैं। प्रमोशन मांगेगी, मुझे लगा कैलकुलेटिव माइंड की। ये कौन सा तरीका है भाई शादी करने का? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगी अगर तुमने मुझसे नहीं किया तो। ये क्या है भाई? तारा, व्हाट काइंड ऑफ डैडी इश्यूज डू यू हैव? आई वंडर। चीट करता है और कुछ टाइम बाद वो डिवोर्स फाइल करके एक दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है, बट इस नए लड़के के साथ रिलेशन में होने के बावजूद वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ फिजिकल होती है ताकि उसे उसका एक बंगलो एलिमनी में मिल जाए। और ये सब होने के बाद जब उसका करंट पार्टनर, भाई तारा ने क्या लॉन्ग गेम खेला भाई, डेंजरस। उससे जवाब मांगता है, तब वो कहती है, डोंट एवर थिंक यू कैन टेक दैट डिसीजन फॉर मी। Please don't think you can ever make that decision for me. मतलब ये कैसा फेमिनिज्म है? अपने पार्टनर के लिए लाइफ समवेयर इन दिस वर्ल्ड इस सेकंड में कोई ऐसा जीवन जी रहा है और रेडिट पे एक बहुत बड़ा पोस्ट डालने वाला है। अभी इस सेकंड में शायद डाल चुका हो। किसी का जीवन है ये, बस ये सोचना। अब मुझे ये बताओ, इस चीज में आपके पास सॉल्यूशन क्या रह गया? क्योंकि लॉजिक तो लगा ही नहीं पा रहे हो आप सामने वाले से बात करने में। वो कह रहा है, भाई तुम कौन होते हो मेरे लिए डिसीजन लेने वाले? चाहे मैं शादी के बाहर भी जाके चीट क्यों ना करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? मैं हस्बैंड होता हूं, आपने मुझसे शादी के वादे किए थे 7 जन्म के। ये क्या हो रहा है भाई? ये तो रिलेशनशिप का एक बेसिक डील है कि विल बी एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। हम इसके बाहर कभी मुंह नहीं मारेंगे, हम अपनी नीड्स एक दूसरे से पूरी करेंगे, बिकॉज हम एक दूसरे को उस लेवल पे रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं। दैट्स द वेरी बेसिक फर्स्ट प्रॉमिस ऑफ बीइंग टुगेदर, बिल्डिंग समथिंग टुगेदर। ये बिल्कुल दीपिका पादुकोण, नेहा धूपिया टाइप ऑफ मैसेज है। कंट्रोल करना ये बेशक गलत है, पर पार्टनर की गलती करने पर उससे एक सवाल पूछना ये तो हर किसी का राइट है। इसमें कंट्रोल कहाँ से आता है? और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और चीटिंग को तो कितना कैजुअली दिखाया जाता है। इसी साल रिलीज हुई वेब सीरीज हर अफेयर में ये घुंघराले बालों वाला ही क्यों होता है भाई? इसने कसम खा रखी है क्या इस चीज का रोल करने की? उसमें भी था ये प्रतीक कुहाड़ के गाने में, कौन सा था वो, कोल्ड मेस, आई विश आई कुड लीव यू। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और चीटिंग को तो कितना कैजुअली दिखाया जाता है। इसी साल रिलीज हुई वेब सीरीज जी करदा में दिखाया है कि एक्ट्रेस अपने एक वेडिंग फंक्शन के दौरान ही उसके हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ फिजिकल हो जाती है। सेम लाइंस पे ही लिपस्टिक अंडर में बुरखा की एक फीमेल लीड भी अपने ही एंगेजमेंट के दौरान एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हो जाती है। फिर 4 मोर शॉट्स में दामिनी का कैरेक्टर, जो अपने अबॉर्शन के बाद अपने बॉयफ्रेंड को फिजिकल होने के लिए डिड शी स्नैप इट? अपने एक वेडिंग फंक्शन के दौरान ही उसके हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ फिजिकल हो जाती है। सेम लाइंस पे ही लिपस्टिक अंडर में बुरखा की एक फीमेल लीड भी अपने ही एंगेजमेंट के दौरान एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल। क्या बोलूं मैं क्या किसी ने बैठ के ये सीन लिखा है भाइयों। मेस्ड अप वर्ल्ड भाई। हो जाती है। फिर 4 मोर शॉट्स में दामिनी का कैरेक्टर, जो अपने अबॉर्शन के बाद अपने बॉयफ्रेंड को फिजिकल होने के लिए मना करती है बिकॉज शी इज नॉट रेडी, लेकिन फिर वही दामिनी अपने उसी बॉयफ्रेंड पे चीट करती है और किसी और के साथ फिजिकल हो जाती है। एंड सबसे वियर्ड बात, जब वो उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि तूने मुझ पे चीट क्यों किया, तो वो लड़की उसी पे चिल्लाने लग जाती है कि तुम कितने जजमेंटल हो, मुझे जज क्यों कर रहे हो। भाई साहब देखो ऐसे में
आदमी के पास बचा क्या ऑप्शन। ये बात डेटिंग कोचेस बताते हैं कि आपका पार्टनर इस तरह के अगर लंबे रिलेशनशिप के बाद, अगर एक अच्छे फाउंडेशन होने के बाद भी आपके रिलेशनशिप के काफ़ी टाइम निकल चुका है, आपके साथ किसी भी तरह की इंटीमेसी अगर रिफ्यूज़ करता है तो वो इंसान आप में अट्रैक्टेड नहीं है, आप बस उसके लिए कन्वीनियंट हो। और अगर तुम में से किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो भाई ये बात समझ लो, ये दुनिया अच्छी नहीं है। अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनोगे ना इस दुनिया के लोगों के लिए, तो तुम खराब लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। ऐसे कॉन्वर्सेशन से भागो मत, कन्फ्रंट करो, सेट बाउंड्रीज। अगर नहीं होती हैं, वॉक अवे, बिकॉज एट दैट पॉइंट तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या रहा है। एंड सबसे कंसर्निंग बात ये है ना कि इन तीनों भी कैरेक्टर्स को उनके टॉक्सिक बिहेवियर का बिल्कुल भी अफसोस करते हुए नहीं दिखाया गया है। मतलब बेसिकली मूवीज के हिसाब से एक लड़की अपने फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है, भले ही उसके लिए उसे अपने बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड को चीट क्यों ना करना पड़े और 10 रैंडम लोगों के साथ क्यों ना रहना पड़े। एंड दैट बिहेवियर इज शोन एज द पोस्टर कवर ऑफ फेमिनिज्म। बट इज दिस रियली फेमिनिज्म? दिस इज टॉक्सिक फेमिनिज्म। टॉक्सिसिटी ही एक वो चीज है जो मेरे हिसाब से जेंडर न्यूट्रल है। लड़का भी टॉक्सिक हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। मतलब चलो आप इसी जगह पे एक लड़के को रख के देखो, अगर एक लड़का माइंडलेसली मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हुकअप करता है रिलेशनशिप में होने के बावजूद या अदरवाइज भी, तो उसकी भी कोई तारीफ नहीं करता है। उस लड़के को भी तो टॉक्सिक ही समझा जाता है जिससे लड़कियां दूर रहती है। तो यहाँ इक्वल राइट्स की बात ही कहाँ से आती है? और कम से कम बच्चों में तो ये टॉक्सिक माइंडसेट फैलाना छोड़ दो। थैंक यू फॉर कमिंग मूवी में ही एक सीन है जिसमें स्टार्ट में स्कूल का एक ड्रामा चल रहा होता है, जब भूमि का चाइल्डहुड प्ले करने वाली कैरेक्टर सबके सामने स्टेज पे चिल्लाती है कि नहीं, बच्चे ऐसे नहीं पैदा होते, बच्चे तो सेक्स करके पैदा होते हैं। ऐसे नहीं होते बेबीज, पहले बॉयज गर्ल्स ना सेक्स करते हैं। अगर इस सीन में लड़का होता तो उसके बाद पीटी सर उसके पिछवाड़े पे ना किल्ले मारते, ये हो नहीं सकता। फिर मूवी के एंड में भूमि बच्चों के स्कूल में जाकर स्टेज में एक बहुत ही बकवास सा स्पीच देती है जिसका बेसिक मीनिंग होता है स्मैश पेट्रियार्की। लेकिन भूमि की इसी स्मैश पेट्रियार्की के बकवास स्पीच से मोटी भाई, ऐसे अगर कोई स्टूडेंट या टीचर भी कर देती ना मेरे स्कूल में, भाई उसका बाकी का सारा जीवन बुली होते हुए निकलता। आई स्वेयर भाई, मेरे स्कूल के बच्चे इतने खराब थे कि सब्स्टिट्यूट टीचर्स जो बकैती करती थी ना भाई, उनको रुला देते थे। भाई बहुत खराब थे मेरे साथ के। तो वेट होकर ऑडियंस से एक छोटी बच्ची उठ के बोलती है नहीं पहननी मुझे ब्रा, एक दूसरी बच्ची उठ के बोलती है नहीं करना मुझे पैरी पौना, दूसरा लड़का उठ के बोलता है नहीं पढ़ना मुझे मैथ्स। चीता भाई चीता, इसने बीच में अपनी बात, इसने कहा भाई क्रांति का माहौल है, आंदोलन चल रहा है, मैं जल्दी से मैथ्स खत्म करवा देता हूँ क्योंकि मेरा रिजल्ट आया तो बाप मेरी तोड़ देगा। इससे पहले पिताजी की बेल्ट निकले, भाई मुझे नहीं करना। और ये ना, ये इन सारे लड़कों की जो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते हैं, भाई ये रियलिटी है इनकी। ये अपना उल्लू सीधा करने घुसे होते हैं उस भीड़ में। ये अच्छे लोग नहीं होते, ये अपना उल्लू सीधा करने घुसे होते हैं, ये पिकमी टाइप लड़के होते हैं। पर नहीं भाई, क्योंकि ये जुबान के बहुत मीठे होते हैं, ये लॉजिकल बातें ना करके इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, तो इनको पसंद बहुत किया जाता है। पर इनकी रियलिटी यही होता है, मुझे नहीं करनी मैथ। क्या नॉनसेंस है? आप मुझे बताओ। नॉनसेंस तो मैथ है बीच में। कोई 12-15 साल की बच्ची देखती है, बच्चा भी देखता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर उसे एक एजुकेटेड मॉडर्न वुमेन बनना है तो ऐसे करो, ब्रा पहनना और पैरी पौना करना छोड़ दो, जो कि ट्रेडिशनल चीज है। उसमें पेट्रियार्की कहाँ से आती है? यार भूमि पेंट करना मोटी ही ठीक थी। गलत वेट लूज कर लिया इसने। में आपके सोच को कंट्रोल कर रही है। हाल ही में एक प्रोमिनेंट थिंक टैंक ऑक्सफैम इंडिया ने बॉलीवुड की 2009 से 2018 तक की मूवीज को स्टडी किया। इन मूवीज में 3 इडियट्स, दबंग 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, धूम 3, चेन्नई एक्सप्रेस ऐसी कुछ प्रोमिनेंट फिल्म्स थी। जिस सर्वे में ये मालूम पड़ा कि बॉलीवुड की 88% मूवीज में वुमेन को बहुत ज्यादा नाइव यानी कि भोली, फ्रैजाइल और अनरीजनेबल यानी कि बेवकूफ बताया जाता है। इसके साथ ही इन मूवीज में
वुमेन को उसके क्लोथिंग्स और एक्शन से काफी ज्यादा सेक्सुअली रिवीलिंग भी बताया जाता है। अब इसके बाद वुमेन के ऐसे पिक्चराइजेशन से बॉलीवुड में जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या होता है उसे जानने के लिए ऑक्सफैम ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। मुझे बिहार में जानना भाई क्या बिहार में क्या इफेक्ट आया है मैंने जानना है कि मोस्टली रूरल एरियाज में सर्वे किया, तब उन्हें काफी शॉकिंग रेवलेशंस मिले। उन्हें पता चला कि 70% लोगों ने एक्सेप्ट किया कि बिहार में लोग धोड़ी चाटते हैं 70% लोगों ने। औरतों को जिस तरीके से बॉलीवुड में दिखाया जाता है, औरतें रियल लाइफ में भाई आई स्वेयर भाई बॉलीवुड का बिहार से कुछ लेना देना नहीं है भाई। बिहार में बहुत अलग सीन चल रहे हैं वैसे ही होती है। मतलब वो ये मानते हैं कि जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है कि लड़कियां नाइव, फ्रेजाइल और बेवकूफ और सेक्सुअली रिवीलिंग कपड़े पहनने चाहिए, वैसा वाकई में होता है। इनफैक्ट रूरल लड़कियां तो खुद ऐसे वुमेन के पोर्ट्रेयल को अप्रिशिएट भी करती थी। दैट इज हाउ स्ट्रांगली दीज मूवीज कैन फॉर्म योर पर्सपेक्टिव। फेमिनिज्म छोड़ो, मीडिया और मूवीज का ये इम्पैक्ट आप एकदम बेसिक से बेसिक चीज है जैसे कि स्किन कलर, फिगर, इन सब में भी देख सकते हो। इंडिया में अनगिनत ऐसे एड्स बने हैं जहां पर एक गोरी लड़की को सक्सेसफुल एंड मोर डिजायरेबल और एक सांवली लड़की को अनसक्सेसफुल बताया जाता है। मुझे बताओ, क्या इसके बाद से इंडिया में यही सेम माइंडसेट नहीं फैल गया था? सेम हुआ जीरो फिगर के मामले में भी। 2008 में टशन मूवी के लिए करीना कपूर ने इस ट्रेंड को शुरू किया, जिसके बाद से एक माइंडसेट। एग्जैक्टली ब्रो, अगर आप कभी भी ये कहो ना कि भाई आदमी ऐसे आदमी वैसे, ये समझ लो कि भाई ऐसे ब्रांड्स हैं क्रीम बनाने वाले, जिसका मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लूंगा, पर मेरे ख्याल से तुम लोग समझ ही जाओगे मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूँ, जो कि इस चीज को दिखाते हैं कि भाई वर्क प्लेस पे उसको गलत ट्रीट किया जा रहा है, लड़की को इंटरव्यूज में वो रिजेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका रंग सांवला है। अब फिर वो क्रीम लगाती है और धैड़ 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 उसका एकदम से स्किन कलर चेंज होता है और फिर बॉस आके उसके कदमों में गिर जाता है कि अरे गोरी महिला। तो इससे पहले आप आदमियों को ब्लेम करने चलो ना, आप इन प्रोडक्ट्स के मेकर्स और इनकी मार्केटिंग टीम्स को ब्लेम करो जिन्होंने ये मानसिकता फैलाई है दुनिया में। बन गया कि सिर्फ वो लड़कियां जिनका जीरो फिगर होता है वो ही ज्यादा डिजायरेबल होती है। अब ऐसे में जब बॉलीवुड का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इंडिया की जनता पर, ऐसे में अगर बॉलीवुड फेमिनिज्म के नाम पर हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गोल्ड डिगिंग, इस सब को नॉर्मलाइज करेगा तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कितना सिवियर होगा क्या हो रहा है। आप रिसेंटली फेमस हुए कुछ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ले लो, फ्री द निपल्स या बर्न द ब्रा मूवमेंट। अभी पीछे एक एक्ट्रेस आई थी तमन्ना नाम की, राइट, जो बाहुबली में भी थी। उसकी मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। एक गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, सो बी इट। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपका जो आइटम सॉन्ग है जिसमें क्लियरली आपकी बॉडी को सेक्सुअलाइज किया जा रहा है थ्रू डांस, थ्रू कैमरा एंगल्स, आपने रिवीलिंग क्लोथ्स पहने और वो कोई सभ्य डांस नहीं है जो आप कर रहे हो, उसको अगर बच्चा देख रहा है तो क्या वो सही है? She defended that by saying कि अगर कोई बच्चा मेरे डांस को और मेरे आइटम सॉन्ग को देख के खाना खा रहा है, so be it। कौन सा गाना? आज की रात। ये देख के अगर बच्चा खाना खा रहा है तो मेरे ख्याल से इससे मेस्ड अप चीज नहीं हो सकती। ओरिजिनल वीडियो देखो। Tonight he realized the world has better things than Cocomelon। भाई not all parents deserve to have kids। ये बात तो मेरे दिमाग में पक्की हो जाती है ये देखने के बाद। आप जिस एज में बच्चे को ऐसी चीज का एक्सपोजर दे रहे हो ना, दिमाग कितना कच्चा होता है और कैसे डेवलप हो जाता है उस चीज की वजह से, उस चीज का शायद आपको आइडिया भी नहीं है। ये जो कूल और प्रोग्रेसिव बनने के नाम पे, लिबरल दिमाग के लोग बनने के नाम पे लोग ये हरकतें करनी शुरू हो गए हैं ना भाई, मेरे ख्याल से सोसाइटी के लिए इससे डेंजरस चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये बच्चा बड़ा होके ऐसा इंसान बन गया जो या तो एब्सोल्यूट लोनर है, लूजर है, गूनर है, हस्त मैथुन एडिक्ट है, तो भी इसके पेरेंट्स की गलती। और अगर ये ऐसा लड़का बन गया जिसका अपने ड्राइव पे कोई कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नाम की ये चीज नहीं जानता, इसके बहुत ही अननेचुरल फेटिशेस हैं और ये हर दूसरी लड़की को बिस्तर तक ले जाना चाहता है, तो भी ऐसा बन जाने में इस बच्चे की गलती नहीं है, इसके पेरेंट्स की है। और जो भी लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से वो इक्वली मेस्ड अप माइंड के स्टूपिड लोग हैं, द एक्ट्रेस इंक्लूडेड। तुम कभी पढ़ना कि लोगों की फेटिशेस कैसे डेवलप होती हैं।
अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद कि तुम्हारे साथ बचपन में क्या चीजें घटित हुई हैं। ये जो पूरा डैडी इश्यूज मॉमी इश्यूज वाला कॉन्वर्सेशन चलता है कि भाई मॉमी इश्यूज वाले लड़के मेस्ड अप होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते, या फिर डैडी इश्यूज वाली लड़कियां आर द सेम, ये कहाँ से आता है? तुम्हें क्या लगता है ये ट्रॉमा कहाँ से आ रहा है? क्या बड़े होने तक तुम्हारा दिमाग इतना डेवलप नहीं हो जाता कि उसको पता होगी उसके साथ कुछ गलत हुआ है और उसको उस चीज पे वर्क करना है? बट पता होते हुए भी लोग उस चीज से लड़ नहीं पाते। इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है उस चीज का तुम्हारे दिमाग पे, उस ट्रॉमा का। पढ़ना तुम इस चीज के बारे में, तुम्हें तब समझ आएगा कि भाई ये चीजें बच्चों से क्यों दूर रखनी चाहिए अप टू अ सर्टेन पॉइंट, अप टू अ सर्टेन एज। आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट बॉलीवुड प्रॉब्लम भी है। मेरे ख्याल से बॉलीवुड तो वो कर रहा है जो बिक रहा है। प्रॉब्लम लोगों का दिमाग हो चुका है, लोगों की बंद सोच हो चुकी है, जो अपने बच्चों को इस तरीके की चीज दिखा रहे हैं। मैं बच्चा था तो मैं एनिमे देख रहा था, मैं नरूटो शिपुडन देख रहा था। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि नरूटो और हिनाटा की शादी हो जाए। मैं ड्रैगन बॉल जी देख रहा था, मैं डोरेमोन देख रहा था। ये क्या दिखा रहे हैं बच्चों को? जब ये मूवमेंट फेमस हुआ था, कई आम लोग भी और सेलिब्रिटीज भी इस मूवमेंट को फॉलो करने लग गए थे। So yes, I am a burn the bra kind of feminist. I'm a feminist, you know, honestly speaking. I could burn my bra any second. जैसे कि दीपिका मल्होत्रा, जो बर्न द ब्रा मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए 3 दिनों तक लगातार बिना ब्रा पहने ऑफिस जा रही थी। फिर सोनाली चोपड़ा, जो पहली फीमेल सेलिब्रिटी थी जिन्होंने बर्न द ब्रा मूवमेंट को लेकर इंस्टा पे फर्स्ट पोस्ट किया था। और इसके अलावा मिट जाए हम सॉन्ग की सिंगर अनुष्का मंचन्दा ने तो अपनी न्यूड पिक्स ही पोस्ट कर दी थी। और What? इससे आदमियों का नुकसान कैसे होता है और औरतों का फायदा कैसे होता है, मुझे बस ये बताओ भाई। मतलब ये लड़कियां अपना कितना नुकसान कर रही हैं। अगर तुम्हें ऐसी पोस्ट डालनी ही है तो OnlyFans पे चली जाओ यार, एटलीस्ट वहां पे $5 देते हैं लोग। हस्त मैथुन करने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में, ये मुझे पता था, पर करवाने वालों की भी नहीं है। ये एक नई चीज मैं देख रहा हूं आज। निप्पल फ्री रहने को खुद का फंडामेंटल राइट बताया था। पर मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन, मैन ये लोग, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, ये लोग ना अपने बहुत ही डर्टी मेस्ड अप अननेचुरल फेटिशेस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं इन मूवमेंट्स की आड़ में। मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई। का जवाब दो, इनके ब्रालेस होने से इन्हें इक्वालिटी कैसे मिल रही है? इट लिटरली मेक्स जीरो सेंस एंड दिस इज बिकॉज बर्न द ब्रा मूवमेंट जैसे आपके सामने रखा गया है वो गलत है। इसका असली नाम बल्कि था फ्रीडम ट्रैश कैन मूवमेंट, और उसके पीछे का रीजन भी कम्प्लीटली डिफरेंट था। एक्चुअली 1950s के दौरान तक यूएस में वुमेन को स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता था, वो खुद का घर भी नहीं खरीद सकती थी, और फीमेल होने की वजह से उन्हें जॉब्स तक नहीं मिलता था, और गलती से मिल भी जाए तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी उसे फायर कर दिया जाता था। तो ऐसे ही कॉज के लिए कुछ 100 औरतों ने उस टाइम मिस अमेरिका पैजेंट का विरोध करने के, तुम देखो कितनी रीजनेबल चीज थी। औरतों को थर्ड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। वो पढ़ाई कर सकती हैं पर उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा। वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकती हैं, उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में जहां फिजिकल लेबर नहीं करनी पड़ती है वहां पे सक्सेसफुल हो सकती हैं। लड़कों के साथ दिमागी तौर पे बहुत अलग लेवल पे compete कर सकती हैं, पर उनको करने नहीं दिया जा रहा। लड़ाई इस चीज की थी कि भाई हमें इस तरीके से क्यों ट्रीट किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज आवर बॉडीज आर डिफरेंट, जस्ट बिकॉज हमारे प्राइवेट पार्ट्स आप लोग से अलग दिखते हैं, तो आप हमसे मॉडर्न वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटीज ही खींच जा रहे हो, हमें एक्सपीरियंस ही नहीं करने दे रहे दुनिया में कुछ। लड़ाई इस चीज की थी। कट टू भाई हम तो बरा के बिना घूमो भाई। के लिए फ्रीडम ट्रैश कैन नाम का एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इसमें उन औरतों ने खुद के मॉप्स, लिपस्टिक्स, हाई हील्स जैसे खुद की चीजें फेंकी थी जो यूजुअली वुमेन को स्टीरियोटाइप करती थी। फिर उन्हीं 100 औरतों में से एक औरत ने अपना खुद का ब्रा उतार कर उस ट्रैश कैन में डाल दिया, और तब से कुछ लोगों ने इसे बर्न द ब्रा मूवमेंट बुलाना शुरू कर दिया। एक मंदबुद्धि औरत निकली, उसने कहा भाई ना तो मेरे जूते किसी काम के जो मैं फेंक दूं, ना मेरा बैग ज्यादा महंगा, मैं क्या करूं, क्या है मेरे पास ऐसा जिससे मुझे अटेंशन मिल जाए सारी दुनिया की। ले भाई ब्रा फेंक दी मैंने। और उस एक मंदबुद्धि इंसान की हरकत देख के बाकी सारे मंदबुद्धि लोगों ने कहा मसीहा मिल गया। ये क्या है भाई? इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं था कि लड़कियों को ब्रा नहीं पहनना है, क्योंकि लड़के भी तो नहीं पहनते। दिस लिटरली मेक्स जीरो सेंस। एंड जितने जल्दी आप ये समझो उतने ही जल्दी आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने आप को बॉलीवुड के इस फ्लॉड कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म से दूर रख पाओगे। एंड ऑफ कोर्स जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, बॉलीवुड ने ऐसी भी कई सारी कहानियां बनाई हैं जिसमें ट्रू फेमिनिज्म दिखाया है। इंग्लिश विंग्लिश, चक दे इंडिया, पिंक, थप्पड़। ब्रो चक दे इंडिया वाज सो गुड। स्पेशली चक दे इंडिया का एक सीन मुझे याद आता है जहाँ पे पूरी वुमेन हॉकी टीम ने
मेल हॉकी टीम के साथ, नेशनल टीम के साथ compete किया था। ये लड़ाई थी कि कौन जाएगा इंटरनेशनल कंपटीशन में, क्योंकि फंड लिमिटेड थे एसोसिएशन के पास। तो उसमें वो मैच हार गई थी, बट उन्होंने इतना अच्छा खेला था कि मेंस हॉकी टीम ने उनको अपने हॉकीज को एयर में उठा के और सल्यूट दिया है कि वाओ, एन अमेजिंग गेम, सल्यूट टू यू गाइस। एंड भाई गूज बम्स देता है वो सीन मुझे आज भी। अगर तुमने चक दे इंडिया नहीं देखी, गो वॉच इट, इट्स अ मस्ट वॉच। और क्वीन, ये मेरे कुछ फेवरेट मूवीज थे जिनके फीमेल लीड्स काफी ज्यादा इंस्पायरिंग थे और एक सही मैसेज लोगों को दे रहे थे। इन मूवीज में जिस तरीके से औरतों को एम्पावर होते इंग्लिश भी एक्चुअली अच्छी मूवी है, काफी अच्छी मूवी है। ने बताया है, वो मेरे हिसाब से एक ट्रू आइडिया ऑफ फेमिनिज्म है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या बॉलीवुड की कई सारी फिल्में आउट एंड आउट टॉक्सिक फेमिनिज्म प्रमोट करती है? एंड आपको पर्सनली कौन सी मूवीज, कौन सा सीन या कौन सा डायलॉग पर्सनली गलत लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने तुम्हें कहा था कि मैं एक एनालॉजी से तुम्हें समझाऊंगा क्यों औरतों का ये कहना कि आदमी हाउस चोर्स में हेल्प नहीं करते इज अ वेरी स्टूपिड आर्ग्यूमेंट, स्पेशली अगर आदमी वर्किंग है, द सोल प्रोवाइडर है, और जो फीमेल है वो हाउस वाइफ है। अब यहाँ एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे कि वो कभी बीमार है या कभी बहुत ज्यादा थकी हुई है, क्योंकि इतना इंसानियत हर किसी में होनी चाहिए कि अगर वंस इन अ वाइल आपकी वाइफ को हेल्प चाहिए तो आप उस हेल्प के लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कर रहे हो। मैं बता रहा हूं इन जनरल, अगर 7 आउट ऑफ 10 का ये आर्ग्यूमेंट है, एज इन 70% का, तो उस 70% में बहुत सारे ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो बस और बस कंप्लेनिंग है और अपनी चीटिंग को जस्टिफाई करने के रीजंस ढूंढ रहे हैं। द रीजन व्हाई इट्स अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट इज बिकॉज एक मशीन के ना मल्टीपल हिस्से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कंट्रोलर, और उन हिस्सों का अपना अपना अलग काम होता है। एक एनालॉग स्टिक का काम है प्लेयर को मूवमेंट देना, और दूसरे एनालॉग स्टिक का काम है कैमरा कंट्रोल, कि आप कहाँ देख रहे हो उसको चेंज करना। अगर ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाएं, जस्ट इमेजिन कि बोथ ऑफ दीज हैव देयर ओन कॉन्शियस, ये कहे कि मेरा काम ज़्यादा हैवी है क्योंकि मैं मूवमेंट करवा रहा हूँ प्लेयर से, और ये कहे कि मेरा काम ज़्यादा हैवी है क्योंकि मेरे बिना तो मूवमेंट तो कर लेगा पर सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। तो ये दोनों ही उस पूरे प्रोसेस को सैबोटॉज करने लग जाएंगे, बिकॉज द ओनली वे इट वर्क्स इज बाय देम वर्किंग इन सिंक्रोनिज्म। तो अगर इसी सेम तरीके से तुम अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को समझो, तो जिसका जो काम है अगर वो बिना कंप्लेन किए वो करता रहे और दूसरे को ना जताए, तो चीज़ें बहुत स्मूथली चल सकती हैं। पर नहीं, आजकल लोगों ने अपना काम करना कम और कंप्लेन करना ज़्यादा सीख लिया है। कपल्स एक दूसरे के बेटर हाफ्स कहलाते हैं बिकॉज दे कंप्लीट ईच अदर इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद ईच अदर। तो ये बात ध्यान रखो, और बॉलीवुड के ट्रेंड्स को देख के भ्रमित मत हो जाओ, क्योंकि इनकी शादियों के क्या हाल हैं वो तो कॉफी विद करण और अभी ये ट्विंकल खन्ना का शो देख के समझ आ चुकी है। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन।